This news is sponsored by St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Kadiyat, Bangra, Muzaffarpur. नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। ससुराल आए इंजीनियर दामाद हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। लूटपाट के दौरान 4 अपराधियों ने मृतक की चाकू गोदकर कर दी थी हत्या, 4 गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में 4 को कुख्यात अपराधी का होगा संपत्ति जब्त। पुलिस ने जारी किया लिस्ट में चुन्नू ठाकुर, छोटू राणा, ओंकार और पप्पू सहनी शामिल। और मुजफ्फरपुर में चैती छठ महापर्व की धूम, छठ व्रतियों ने लगाई आस्था की डुबकी। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर पुलिस ने इंजीनियर दामाद हत्याकांड का खुलासा करते हुए 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन्हीं चारों ने मिलकर इंजीनियर की लूटपाट के दौरान चाकू गोदकर मौत के घाट उतार दिया था। दरअसल तुर्की थाना क्षेत्र के बीएड कॉलेज के पास मृतक इंजीनियर वैशाली जिले के जढ़ुआ निवासी शिवम कुमार सोनू 29 मार्च की रात्रि फारबिसगंज से अपने ससुराल कुढ़न्नी स्थित केरमा जा रहे थे। मृतक बस से उतरने के बाद बबलू लाइन होटल के पास चाय पिया। वहां से वो पैदल अपने ससुराल जा रहे थे। इसी दौरान 4 अपराधियों ने तुर्की बीएड कॉलेज के पास घेर कर शिवम से लूटपाट की। विरोध करने पर सभी अपराधियों ने शिवम को चाकू गोदकर हत्या कर दी। 30 तारीख की सुबह शिवम का शव मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। तुर्की पुलिस इस मामले की जाँच शुरू की। ग्रामीण एसपी के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें 4 अपराधी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान तुर्की छाजन विशुनपुर के सुभाष कुमार, उसी गांव के धीरज कुमार, सरैया थाना क्षेत्र के मंगोलिया निवासी विजय सहनी और सरैया अजीजपुर निवासी अजय कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से घटना में इस्तेमाल एक पिकअप, मृतक से लूटा हुआ लैपटॉप, चार्जर, लूटा हुआ मोबाइल फोन और हत्या में इस्तेमाल चाकू को बरामद कर लिया है। एसएसपी सुशील कुमार ने बताया कि इन सभी अपराधियों ने इस घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। उन्होंने बताया कि 10 दिनों के अंदर न्यायालय में चार्जशीट कर सभी अपराधियों को सजा दिलवाई जाएगी। तुर्की थाना अंतर्गत दिनांक 30 मार्च 2025 को एक घटना हुई थी। अज्ञात लाश मिली थी एनएच के किनारे ही, जिसमें थाना के द्वारा जब वहां पहुंच करके और लाश का इंक्वेस्ट किया गया, उसके अलावा आगे कार्रवाई की गई। उसमें लाश की जो पहचान हुई, मृतक की जो पहचान हुई, वो शिवम कुमार सोनू पेशर बच्चा ठाकुर, जढ़ुआ नगर जिला वैशाली के रूप में हुई। इनका जब हम लोगों ने इंक्वायरी किया तो पता चला कि ये निजी विद्युत कंपनी में इंजीनियर के पोस्ट पे फारबिसगंज में पदस्थापित थे और यहाँ पे किसी कार्य से अपने परिवार रिलेटिव के यहाँ आए हुए थे। आ रहे थे और लगभग 4 बजे के आसपास ये उतरे थे बस से और उसके बाद पैदल ही अपने घर की तरफ जा रहे थे जहाँ पे उनको जाना था। और उसी क्रम में इनके साथ में कुछ अपराधियों के द्वारा प्रथम दृष्टया यही लगा कि लूटपाट की घटना की गई और उसी क्रम में इनको जख्मी कर दिया गया है, जो जख्म के कारण से वो उनकी मृत्यु वहीं पे हो गई है। इसमें हम लोगों ने ग्रामीण एसपी साहब और एसडीपीओ के नेतृत्व में और एसएचओ तुर्की और हमारे डीआईओ टीम के साथ एक टीम बनाई गई थी, विशेष टीम बनाई गई थी क्योंकि ये सेंसिटिव मामला था और इसमें हम लोगों ने लगातार काम किया। जो
मानवीय सूचना है, इसके अलावा जो तकनीकी साक्ष्य है उस पर लगातार हमारी टीम काम कर रही थी। सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन से हम लोगों को कुछ क्लू मिला। उस क्लू के आधार पर हम लोगों ने 4 अपराधियों की गिरफ्तारी की। ये जो अपराधी गिरफ्तार हुए हैं उसमें सुभाष कुमार भोला सहनी है, ये थाना तुर्की का है। विजय सहनी है, ये गंगोलिया थाना सरैया का है। अजय कुमार ये अजीतपुर थाना सरैया का है और धीरज कुमार ये छाजन विष्णुपुर तुर्की का है। इनकी गिरफ्तारी की गई और इनसे जब पूछताछ की गई तो इनके द्वारा स्वीकार किया गया कि इनके द्वारा ही घटना की गई है। लूट के प्रयास कर रहे थे, मृतक के द्वारा जब रेसिस्ट किया गया तो इनके द्वारा उन पर जानलेवा हमला किया जिससे मृतक की मृत्यु हुई। इसमें जो लूटी गई लैपटॉप थी मृतक की, मोबाइल जो लूटा हुआ था, उसके अलावा जो मृतक का लाइसेंस, गाड़ी का लाइसेंस होता है वो, उसके अलावा जो पर्स मृतक का लूटा गया था वो था, और जो हत्या के लिए चाकू का यूज किया गया था उसकी भी बरामदगी की गई है। और जो पिकअप में ये अपराधी उस जगह पे थे, घूम रहे थे, वो पिकअप को भी हम लोगों ने रिकवर किया है। तो इसमें ये पूरी तरीके से कांड का उद्भेदन हो गया है। इसमें सभी अपराधियों की गिरफ्तारी हो गई है। काफ़ी तकनीकी साक्ष्य के आधार पर हम लोगों ने इसमें गिरफ्तारी की है और उसके बाद अभी हम लोग इसको अगले 10 दिनों के अंदर में चार्जशीट करेंगे। एफएसएल की टीम को भी चाकू का जो है एफएसएल को भी भेजा गया है और 10 दिन में हम लोग चार्जशीट करेंगे और इसको स्पीडी ट्रायल के अंतर्गत में हम लोग माननीय कोर्ट में आवेदन देंगे ताकि ये जो चारों अपराधी हैं इनको जल्द से जल्द सख्त सजा न्यायालय के द्वारा दी जाए। इसमें जो है दो लोगों का आपराधिक इतिहास अभी तक हम लोग को पता चल पाया। एक मर्डर के केस में है, एक दूसरा लूट के केस में, सरैया में लूट के केस में भी वांटेड है। इसका यही नीति हुआ करता था कि रात में लूटपाट करे, जो राहगीर चलें। ये अभी इन लोगों के द्वारा ये प्रयास किया गया था जिसमें पकड़े गए हैं। उसके अलावा जैसा मैंने बताया कि इनका आपराधिक इतिहास है और आगे जो भी और अन्य जगह पे आपराधिक इतिहास को हम लोग पता करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग किसी गिरोह से जुड़े हुए हैं या नहीं, ये लोग गिरोह से नहीं, ये चारों खुद ही मतलब स्टैंड अलोन काम कर रहे थे। मुजफ्फरपुर पुलिस ने स्टूडियो संचालक हत्या मामले में शूटर समेत 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से हथियार, गोली, स्मैक समेत कई सामान बरामद किया गया है। मुख्य आरोपी अभी फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। सरैया प्रखंड के जैतपुर थाना क्षेत्र में 4 मार्च को स्टूडियो संचालक अरविंद सिंह को अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद मृतक के पुत्र ने एफआईआर दर्ज किया था। एसएसपी सुशील कुमार के द्वारा एक टीम गठित किया गया। टीम के द्वारा सीसीटीवी, मानवीय और तकनीकी तरीके से मामले की जांच की जा रही थी। इसी क्रम में गुप्त सूचना पर 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से एक देसी कट्टा, 2 कारतूस, 50 पुड़िया स्मैक, 4 मोबाइल और घटना में इस्तेमाल बाइक को भी जब्त किया गया है। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान जैतपुर थाना क्षेत्र के विवेक कुमार, साहिबगंज थाना क्षेत्र के विशाल और दिलखुश कुमार के रूप में हुई है। इनके निशानदेही पर गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। ये मामला है 4 मार्च 25 को जैतपुर बाज़ार में अरविंद कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जो कि फ़ोटो स्टूडियो चलाते थे। और इस घटना के बाद से काफ़ी ये संवेदनशील घटना थी। इसके बाद से काफ़ी हम लोग ने अनुसंधान किया। बीते 2 अप्रैल की, यानी कि जो कल ही की बात है, कल ऐसा मानवीय इनपुट मिला कि 2 लोग जा रहे हैं जिनके पास की कुछ कोई कार्य करने जा रहे हैं और न कि वो बिल्कुल देखने से लग रहा है कि कहीं कोई न कोई घटना करेंगे। फिर वायरलेस के आधार पर हम उन्हें चारों तरफ इस सूचना को दौड़ा दिया और हर जगह चेकिंग लगाई गई। इसमें शेख घनमत, जो कि जैतपुर नहीं है, चकमल उसको कहते हैं, वहाँ पर भी वाहन चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पर 3 सवार लोग थे, जो कि उनको रोका गया। रोकने के क्रम में ये भागने की कोशिश की और बाद में गिरफ्त में ले लिया गया। उसके बाद से ये जो भी कार्रवाई हुई, जैतपुर थानाध्यक्ष ने अपने एसडीपीओ को बताया। एसडीपीओ सरैया अपने
वरीयों को बताया। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन पर फिर अनुसंधान शुरू किया गया। और एक ये चीज़ बताना चाहते हैं कि चकमल में जहाँ वाहन चेकिंग हो रही थी तो इन लोगों के पास से पहले तो तीन लोग मिले, जिसमें कि नाम बता देते हैं। एक विवेक कुमार हैं, दूसरे दिलखुश कुमार हैं, तीसरे विशाल कुमार। और ये लोग, इसमें से दो दिलखुश और विवेक कुमार पर दर्जनों कांड हैं, पारू में, साहेबगंज में, देवरिया में, सरैया में, और सारे आर्म्स एक्ट के हैं। आप लोगों को याद होगा सरस्वती पूजा के दिन डबल मर्डर हुआ था पारू में, ये 46-24, उसका ये प्रमुख ये शूटर था विवेक कुमार। इसके अलावा भी और लोग भी थे। तो इस बाद में सीसीटीवी फुटेज और ये सब आधार पर, जिसका नेतृत्व सरैया एसडीपीओ कर रहे थे, और जैतपुर, साथ में जैतपुर से साहबगंज एसएचओ थे और देवरिया एसएचओ, सारे लोग मिलके इस पर काफ़ी, कि 4 मार्च के बाद ही काफ़ी काम कर रहे थे। इस दौरान जैसे ही ये जो वाहन चेकिंग के दौरान गिरफ्तारी हुई है, इन लोगों का खूब अच्छे ढंग से ये दिखाया गया। तो सबसे पहले सीसीटीवी में जो अपाची मोटरसाइकिल घटना के समय की थी, जैतपुर बाज़ार वाली घटना, तो वो अपाची, सेम अपाची मिल गई, जिसका कि उसमें इसका प्रयोजन था। और साथ में हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया कि वो जो दिलखुश कुमार है, उसके पास से एक देसी कट्टा मिला और कारतूस भी मिला। और जो विवेक कुमार है, उसके पास और दिलखुश दोनों के पास वो स्मैक 50 पुड़िया की, 50 के आसपास 50 पुड़िया है, जिसका कि वजन कराया गया है, जो कि अभी नहीं बताया जा सकता है। और इस पर दिलखुश ने स्वीकार किया है कि मैंने जैतपुर वाला घटना है उसको मैंने अंजाम दिया है। विशाल के बारे में बता रहा है कि विशाल है, और एक और व्यक्ति जो कि विवेक नहीं है। विवेक तो बाहर बैठ करके ये सारे लोगों को अंजाम दे रहा था। चूँकि अभी वो थोड़ा सा दिव्यांग हो गया है, तो वो अलग बैठता है और बाकी लोगों से काम करवाता है। तो एक और व्यक्ति जो अभी तक बच रहा है, जिसको हम लोग अनुसंधान में लाएंगे। लेकिन जितने इस घटना में, जयपुर वाली घटना में जितने भी लोग संलिप्त थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, और लोग अपना कन्फेशन भी उन्होंने किया है। और सबसे बड़ी बात है कि सीसीटीवी फुटेज और प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी हम लोगों के संज्ञान में है और हम लोगों के गिरफ्त में है, जिससे कि हम लोग आगे अनुसंधान कर रहे हैं। घटना का कारण क्या? घटना का कारण कि बिल्कुल विद्वेष है, राजनीतिक विद्वेष कह सकते हैं या पारिवारिक विद्वेष कह सकते हैं। बिहार में अब पेशेवर अपराधियों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अपराध कर संपत्ति अर्जित करने वाले मुजफ्फरपुर में कुल 110 अपराधियों को चिन्हित किया गया है। इन सभी की पुलिस संपत्ति को जब्त करेगी। इनमें से 4 अपराधियों की संपत्ति जब्ती के लिए पुलिस ने न्यायालय को पत्र भेज दिया है, जिसमें से सबसे पहला नाम कुख्यात अपराधी चुन्नू ठाकुर, रंजय कुमार उर्फ ओंकार सिंह, पप्पू सहनी और साहिबगंज का छोटू राणा शामिल है। इन सभी की संपत्ति को पुलिस जब्त करेगी, जिसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके अलावा अपराध या शराब से किसी ने भी संपत्ति अर्जित की है, उन पर भी पुलिस नकेल कसने की तैयारी शुरू कर दी है। मुजफ्फरपुर के एसएसपी सुशील कुमार ने बताया कि अपराध से अर्जित संपत्ति को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि कई अपराधी लूट की कमाई से अपना घर, गाड़ी और अन्य संपत्तियां खरीदते हैं, तो उसे अब सरकार अटैच करेगी। इसके अलावा अगर कोई अपराधी आनन फानन में अपनी संपत्ति को किसी और के हाथों बेचने की कोशिश करेंगे, तो खरीदने वालों पर भी कार्रवाई होगी। जैसा मैंने बताया कि मुख्यालय का भी आदेश था, लगातार हम लोग जो यहाँ पे अपराध कर्मी हैं, हम लोगों ने उनको चिन्हित किया हुआ है, जिन्होंने अपराध के द्वारा संपत्ति अर्जित की है। और 107 BNSS नई जो कानून आई है, उसके अंतर्गत में प्रॉपर्टी जो अपराध के द्वारा अर्जित संपत्ति है, उसकी जब्ती के लिए लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे थे। लगभग 110 अपराधियों को हम लोगों ने पूरे ज़िले में पहचान की है। उसमें से अभी तक हम लोगों ने 4 अपराधी ऐसे हैं जिनका प्रॉपर्टी का डिटेल निकाल के विहित फॉर्मेट में हम लोगों ने माननीय न्यायालय में समर्पित कर दिया है, उनकी प्रॉपर्टी के डिटेल के साथ, ताकि उसमें जो आगे की कार्रवाई है प्रॉपर्टी सीज करने की, उसकी कार्रवाई आगे हो सके। तो ये जो 4 लोगों का अभी तक हम लोगों ने सबमिट किया है, उसमें एक चुन्नू ठाकुर है। चुन्नू ठाकुर के ऊपर लगभग 42 केसेज हैं। इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री 42 है, 1987 से अपराध कर रहा है।
ये अभी जेल में है। इसकी सारी प्रॉपर्टी हम लोगों ने निकाली है और माननीय न्यायालय में समर्पित की है ताकि उसको सीज किया जा सके। उसके अलावा दूसरा जो अपराधी है ओंकार उर्फ कुमार रंजय ओंकार, इसके ऊपर भी 3 केसेज हम लोगों को मिला है। पप्पू सहनी है, इसके ऊपर भी 12 केसेज है और एक छोटू राणा है, इसके ऊपर भी दर्जनों केसेज हैं। तो इन लोगों का अभी तक हम लोगों ने समर्पित किया है। अन्य लोगों का भी हम लोग लगातार बहुत तेज़ी से कार्य कर रहे हैं और जल्दी ही अन्य जो भी यहाँ पे जितने भी अपराधी हैं, खास करके जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में क्रिमिनल्स हैं, जो भू माफिया हैं, जो शराब माफिया हैं या जो ड्रग माफिया हैं, इन पे लगातार हम लोग इनकी सारी प्रॉपर्टीज़ को डिटेल निकाल करके और जल्दी ही सबमिट करेंगे। इसमें यह भी दृष्टांत आ रहे हैं कि कुछ अपराधी जिनका जो अपने प्रॉपर्टी को सेल करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको ये पता लग गया है कि पुलिस के द्वारा उनकी संपत्ति की जब्ती करने की कार्रवाई चल रही है। तो जो खरीदने वाले हैं, मेरा उनसे अनुरोध होगा कि कृपया करके ऐसे जो विवादित और जो अपराध से अर्जित किए हुए संपत्ति है उसको ना खरीदें, क्योंकि अगर आप खरीदेंगे तो भी वो जो सीज करने के लिए वो एलिजिबल होगा वो प्रॉपर्टी, और आपको घाटा हो सकता है अगर आप खरीदते हैं ऐसे प्रॉपर्टीज़ को। तो दूसरा, जो भी प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने आइडेंटिफाई की है, जो भी चाहे प्लॉट हो, चाहे मकान हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे कोई अन्य भी चल अचल संपत्ति है, उसके लिए हम लोगों ने जो भी रजिस्ट्रार हैं, संबंधित रजिस्ट्रार या सीओ ऑफिस में उस प्रॉपर्टीज़ को आगे सेल आउट ना हो, सीज करने के लिए, ताकि आगे सेल आउट ना कर पाए, उस चीज़ के लिए भी हम लोगों ने आवेदन दिया हुआ है। बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन शराब तस्कर लगातार शराब का कारोबार कर रहे हैं। इस पर लगाम लगाने के लिए उत्पाद विभाग के द्वारा शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी छापेमारी अभियान चल रही है। इसी क्रम में उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर एक गोदाम से 300 कार्टून से अधिक विदेशी शराब को जब्त किया है। साथ ही एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। उत्पाद थानाध्यक्ष दीपक कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर करजा थाना क्षेत्र के सलाहपुर में एक गोदाम से शराब की बड़ी खेप जब्त की गई है। गोदाम के नाम पर टिन के चदरा से घेर कर एक बाउंड्री बनाया हुआ है। जब टीम चदरा हटाकर अंदर घुसी तो बड़ी संख्या में शराब का कार्टून रखा हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने शराब को जब्त कर गोदाम के केयरटेकर को भी गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार केयरटेकर की पहचान जैतपुर थाना क्षेत्र के रेपुरा निवासी राजू कुमार के रूप में हुई है। गोदाम के संचालक और शराब माफिया के संबंध में जानकारी एकत्रित की जा रही है। अभी हम लोग ये जिला पदाधिकारी महोदय के आदेशानुसार नित्य दिन छापामारी कर रहे हैं और इसी छापामारी अभियान में कल करजा थाना क्षेत्र के बंगरी गांव से उत्तर एक जगह है सलाहपुर, वहीं पे एक टीन का चदरा से वो बाउंड्री वाल किया हुआ एक गोदाम हम लोग को मिला, जिसमें से कि विदेशी शराब की लगभग 300 कार्टून वही टीन के चदरा से पैक किया हुआ बरामद किया है। वो अलग अलग ब्रांड का है, एक इंपीरियल ब्लू और दूसरा ब्लैक टाइगर, विदेशी शराब की ब्रांड। और वो गोदाम का जो केयर टेकर है उस वक्त वो राजू कुमार, जो कि रेपुरा रामबल्ली थाना जैतपुर का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया गया। अभी हम लोग उस गोदाम के संचालक और जो भी माल के वहाँ भंडार करता है उसके बारे में इनपुट ले रहे हैं। जैसे ही उन लोगों का नाम पता चलेगा अग्रेतर कानूनी कार्रवाई। ये तो अब इंक्वायरी का विषय है, अभी तक इस बात की पता नहीं चल पाया है कि खेप कहाँ से आई, लेकिन अगर उसमें हम लोग इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ेंगे तो सारा उसका बैकवर्ड फॉरवर्डिंग से पता चलेगा। जी, सारी कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर। ये तो इसमें नॉट फॉर सेल इन हिमाचल प्रदेश लिखा हुआ है, तो संभव है कि हिमाचल प्रदेश से बाहर ही इसका बिक्री करना था। एक गिरफ्तारी हुई है राजू कुमार की, जो कि उस गोदाम का एक तरह से कहिए केयर टेकर के रूप में था। St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Karyat, Bangra, Muzaffarpur, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music.
route-wise vehicle facilities available, separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Jalan Chhapra also. चैती छठ के तीसरे दिन गुरुवार को डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया गया। शुक्रवार की सुबह उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद व्रत का समापन होगा। मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर सीढ़ी घाट, अखाड़ा घाट, आश्रम घाट, साहू पोखर के साथ विभिन्न तालाब और पोखर पर डूबते सूर्य को अर्घ दिया गया। इसे संध्या अर्घ या पहला अर्घ के नाम से जानते हैं। शहर से लेकर गांव तक के नदी तालाब पर व्रतियों के साथ श्रद्धालुओं की भीड़ रही। व्रतियों ने छठी मैया को अर्घ प्रदान किया। इससे पहले दंडवत करते हुए कई छठी व्रती घाट पर पहुंचे, जिसमें कि शहर के अखाड़ा घाट, आश्रम घाट, सीढ़ी घाट, चंदवारा घाट के साथ अन्य घाटों पर भी आस्था का सैलाब उमड़ा पड़ा। घाटों पर एसडीआरएफ की टीम भी अलर्ट मोड पर रही। प्रमुख घाटों पर लगातार पेट्रोलिंग करती दिखाई दी। प्रशासन की ओर से जिला कंट्रोल रूम बनाया गया है। घाटों पर भी पुलिस जवानों की नियुक्ति रही। छठ प्रणाम पर्व है। अच्छा पर्व है हिंदू धर्म के लिए। जो छठी मैया से मांगते हैं वो पूरा कर देती है। महान पर्व है माता। किस प्रकार करते हैं? कितना घंटा उपवास करना पड़ता है? 36 घंटा को उपवास करता है। एक दिन यहाँ खाया जाता है, एक दिन खरना कर जाता है। फिर आज सजे घाट है, कल फिर सूरज उग जाता है, हाथ उठा के अर्घ देंगे तब पारण होगा। हाँ, क्या कुछ मांगे थे कि पूरा होगा? मांगे हैं, क्या खड़ा है बेटा मांगे हैं, छठी मैया से तो दिए हैं। अब नाती दे दे से वो। चैती छठ 2012 से कर रहे हैं। अच्छा, क्या मांगता था? क्या कुछ मांगे थे? लड़का मांगे थे, लड़का रोना मैया दे दिए था, अपन उठा लिया। कितना साल के बाद हुआ लड़का? उसी साल भर बाद हो गया। कितना साल से नहीं हो रहा था? 3 गो लड़की था तो मैंने कोई ताना मारता था तो मैंने भगवान से मांगे, भगवान पूर्ति कर दिए। ताना मारता था? क्या करता था? बोलू धन है पुतना है तो भगवान दे दिए तो अपने उठा लिया। क्या मानी फिर कि छठ करेंगे? हाँ, छठ करेंगे। 2012 से कर रहे हैं। अच्छा, कहाँ से आए हैं? यही गुदरी पर है। लगातार कीजिएगा। जब तक अच्छा रहेंगे तब तक करेंगे। पूरे बिहार में 4 दिवसीय अनुष्ठान का चैती छठ की छठा बिखरी है। गांव से लेकर कस्बों, शहरों, गलियों, सड़कों तक में छठ के मधुर गीत गूंज रहे हैं। वहीं जेलों में भी कैदी चैती छठ पर्व में भगवान भास्कर की आराधना में जुटे हैं। मुजफ्फरपुर के शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय जेल में 12 पुरुष और 19 महिलाओं समेत कुल 31 बंदी छठ महापर्व कर रहे हैं। चैती छठ पूजा के लिए सभी व्रतियों को जेल प्रशासन की तरफ से पूजा सामग्री के साथ साथ पूजा करने के लिए नए नए कपड़े भी दिए गए हैं। महिला बंदी के बच्चों को भी नए वस्त्र दिए गए। जेल प्रशासन इस दौरान व्रतियों की पवित्रता और शुद्धता का पूरा ध्यान रख रहा है और उनकी सभी ज़रूरतें पूरी की जा रही हैं। इस अवसर पर व्रतियों ने पोखर पर छठ गीत गाए। Yeah.
राजद एमएलसी कारी सुहैब ने केंद्र सरकार वक्फ संशोधन बिल पर बयान दिया है। उनका कहना है कि यह बिल काला कानून है जिसे जबरदस्ती मुसलमानों पर थोपा जा रहा है। वक्फ संशोधन बिल भाजपा अपने आकाओं को खुश करने के लिए लाया है। वह मुसलमानों से जमीन छीनकर उद्योगपतियों को देना चाहते हैं। भाजपा जमीन खोर है। अभी वक्फ की संपत्ति हड़पने के लिए बिल लाई है। आगे न्यास बोर्ड की जमीन और चर्च की जमीन हड़पने के लिए बिल लाया जाएगा। इस दौरान एमएलसी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मुस्लिम की बात करते हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो बदल जाते हैं। भाजपा मुसलमान के खिलाफ मिल जाती है। शुरू में विरोध करते हैं, लेकिन फिर उसका समर्थन कर देते हैं। ये संविधान के खिलाफ ये एक विशेष समुदाय को टारगेट करके लाया गया है। इसका कोई मकसद नहीं है। सिर्फ वोट की राजनीति के लिए भाजपा इस तरह की गंदी ओछी हरकत कर रही है। और नीतीश कुमार जी को कभी, और चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान जैसे लोगों को, देश के अमन पसंद लोग जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, वो लोग कभी माफ नहीं करेंगे। ये इतना घटिया है बिल कि समझ में नहीं आ रहा कि भाजपा, जदयू या ये लोग, एनडीए के लोग इसको क्यों बजीद हैं इस पर लाने के लिए। ये वक्फ की प्रॉपर्टी है और वक्फ की प्रॉपर्टी है तो इसके लिए स्टेक होल्डर से बात करनी चाहिए। ये एक जेपीसी की मीटिंग हुई थी, स्टेक होल्डर उसमें थे ही नहीं। मैं गया था पार्टी के तरफ से पक्ष को रखने के लिए, बहुत कम लोग थे जो स्टेक होल्डर थे। एक प्रायोजित तरीके से लोगों को बुलाया गया था, एक खाना पूरी की गई। आज जो लोग स्टेक होल्डर अपनी बात को रखना चाहते उनको बोलने नहीं दिया जा रहा था। आखिर आप कहते हो बार बार कि हम मुसलमानों के हित के लिए ही बिल लाए हैं। अरे भाई, जब मुसलमान नहीं चाह रहा है तो आप क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? अगर वाकई मुसलमानों का हित चाहते हो आप, तो आप इसको वापस लो। ये आज मुसलमानों के जमीन पर, वक्फ की जमीन पर हमला है। ये आज वक्फ की जमीन पर हमला है। कल ये लोग न्यास बोर्ड की जमीन पर हमला करेंगे, परसों चर्च पे हमला करेंगे। तो इनकी आदत है, ये जमीन खोर लोग हैं। ये वक्फ की जमीन हो या न्यास बोर्ड की जमीन हो या चर्च की जमीन हो, इन सारी जमीनों को धीरे धीरे अपने उद्योगपति दोस्तों को देना चाहते हैं। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल, हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी पहले दिन से पुरजोर तरीके से इसका विरोध कर रहे हैं और करते रहेंगे। आप देखें कि 33-34 डिग्री में जाकर के वहां गर्दनीबाग में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी मुस्तकिल जाके बैठे और तेजस्वी जी ने बैठ करके वहां विरोध प्रदर्शन किया और अपनी बात को भी रखा। लालू जी वो शख्सियत है जिन्होंने अपना किडनी बदलवा लिया लेकिन अपना विचारधारा नहीं बदला। दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी, जब जब ऐसा मौका आया है उन्होंने अमन पसंद आवाम के पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है। चाहे 3 तलाक बिल का मामला हो, सीए का मामला हो, एनआरसी का मामला हो और अब वक्फ बिल का मामला हो, हमेशा ये झूठ बोलते रहे। अच्छा, क्या लगता है सिर्फ मुसलमान को टारगेट करके जो है बनाया जा रहा है बिल, जो है सिर्फ बताया ना कि ये टारगेट के, ये सिर्फ मामला मुसलमानों का नहीं है। ये आप देखिए कि इसमें इसके बाद न्यास बोर्ड पर भी ऐसा ही हमला होगा। न्यास बोर्ड पर भी सरकारी गुंडे बहुत सारे न्यास बोर्ड की जमीन पर कब्जा किए हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं मंदिर की जमीन को कब्जा किए हुए हैं। तो जो लोग कब्जा किए हुए हैं उनको कब्जा दिलाए रखने के लिए उस पर भी ये बिल लाएंगे। ये लगेगी आग तो आएंगे सभी सब में। यहां सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। एक मुस्लिम भी है, उसके नाते क्या रुख होगा, और एक आरजेडी में भी है पार्टी है। नहीं, देखिए, यहां मुस्लिम या हिंदू की बात नहीं है, यहां संविधान की बात है। हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं। एकदम गैर संवैधानिक बिल है ये। आप क्यों जबरदस्ती हम पर थोपना चाह रहे हो? ये सरासर तानाशाही है। राष्ट्रीय जनता दल इसका पुरजोर विरोध कर रहा है और जनता दल यूनाइटेड के उन लीडरों को या तो नीतीश कुमार जी से बात करके उनको एनडीए से अलग करना चाहिए या इस बिल को वापस लेने के लिए नीतीश कुमार जी दबाव डाले भाजपा पर, या नहीं तो उन लोगों को, जदयू को तलाक देना चाहिए। ये जो इधर उधर की बात करते हैं, जब पूछिएगा तो कहेंगे मुख्यमंत्री ने ये काम किया, वो काम किया। अरे यार, उनके काम पर न कोई सवाल उठा रहा है, ना उनके काम का कोई हिसाब मांग रहा है। इस बिल पे सीधा सवाल, आप इस बिल के पक्ष में क्यों खड़े हो? पूरे मुल्क के तमाम अमन पसंद आवाम इस बिल के खिलाफ हैं। आप आखिर इस बिल के खिलाफ क्यों नहीं हो रहे हो? क्यों नहीं भाजपा पे आप दबाव बना रहे हैं? बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर में सीट बढ़ाने का मामला गर्मा गया है। गुरुवार को छात्र राजद का एक प्रतिनिधि मंडल ने डीन से मिलकर नामांकन के लिए सीट बढ़ाने की मांग की है। छात्र नेताओं ने डीन आलोक प्रताप सिंह को बताया कि पीजी के अलग अलग विषयों फिजिक्स, साइकोलॉजी, बॉटनी, हिस्ट्री,
पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स में 60 से अधिक छात्रों ने नामांकन के लिए आवेदन दिया है, लेकिन सीट कम होने के कारण सभी छात्रों का नामांकन नहीं हो सका है। इस कारण अधिक संख्या में छात्र नामांकन से वंचित हो गए हैं। छात्र नेताओं ने डीन को कहा कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो सीनेट के बैठक में हंगामा करेंगे। छात्र राजद नेता चंदन यादव ने बताया कि पीजी सत्र 2024-26 के नामांकन में सीट बढ़ाने की मांग की है। इससे छात्र हायर एजुकेशन ले सकेंगे। अगर हम लोगों की मांग पूरी नहीं होती है तो आगामी सीनेट की बैठक का छात्र राजद विरोध करेगी। सीनेट का विरोध इसीलिए होगा कि उसमें छात्रों की बात नहीं होती है। हम लोगों ने 20% सीट बढ़ाने की मांग की है। पूर्व निर्धारित सीटों के अपेक्षा कई गुने अधिक छात्रों ने नामांकन के लिए आवेदन दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप नामांकन तो पूर्व निर्धारित सीटों पे ही हुआ। बहुत सारे छात्र छात्राएं नामांकन से वंचित हो गए, जिसको लेकर मैंने कल कुलपति महोदय को सीट बढ़ाने को लेकर ज्ञापन दिया है और आज छात्र कल्याण अध्यक्ष जी से वार्ता हमारी हुई है। उन्होंने भी स्पष्ट रूप से ये माना है कि बहुत सारे छात्र पीजी में नामांकन से वंचित हो रहे हैं। ये मुझे भी खेद है, लेकिन मैंने कहा कि उस पर सार्थक विश्वविद्यालय प्रशासन का क्या कदम है, तो उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है। लेकिन मैं स्पष्ट आपके माध्यम से ये विश्वविद्यालय प्रशासन से कहना चाहता हूँ, अगर सीटों की संख्या पीजी में नहीं बढ़ी तो छात्र राष्ट्रीय जनता दल और हमारे साथ सभी छात्र छात्राएं मिलकर आने वाले समय में जो सीनेट का बैठक होने वाला है, हम लोग सीनेट का पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। जो इन लोगों ने परंपरा बना लिया है, जो सीनेट सिर्फ बजट बनाने के लिए और बजट पास करने के लिए है, सो ऐसा नहीं होगा। सीनेट में कभी बात नहीं होता है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, मोरल ऑफ एजुकेशन, अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट इन क्लास, इन सब चीज़ों पे कभी बात नहीं होता है। सिर्फ बजट बनाना और बजट को पास कराने के लिए सीनेट है। इन लोगों की मंशा यही है। लेकिन मैं मानता हूँ सीनेट विद्यार्थियों के लिए है, विश्वविद्यालय के लिए है। अगर विश्वविद्यालय में छात्र हितों की बात नहीं होगी तो सीनेट भी सुचारू ढंग से जो बैठक होना है सीनेट का, वो नहीं हो पाएगा। अगर ये लोग चाहते हैं जो सीनेट के बैठक सही तरीके से सफल हो तो ये लोग ये नामांकन में, पीजी के नामांकन में सीट बढ़ाएं और बच्चों को नामांकन ले, ताकि वो लोग बच्चा हायर एजुकेशन में नामांकन लेके आगे की पढ़ाई पूरी कर सके। उनको हायर एजुकेशन से ये लोग वंचित नहीं कर सकते हैं। की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Karyat, Bangra, Muzaffarpur, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Jalan Chhapra also.